एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक द बैंक रेट वाज। ए ऑप्शन आपका 3%, बी है 4%, सी है 5% और डी है 6%। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका 3%। और आपको बता दूं बैंक रेट क्या होता है, तो फ्रेंड्स बैंक रेट यानी बैंक दर वह ब्याज की दर है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य सदस्य बैंकों को मान्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अल्पकालीन ऋण देता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, और इस पर जो ऋण देता है ना आरबीआई कमर्शियल बैंकों को 91 डेज से लेकर के 1 ईयर तक के लिए ही देता है। ठीक है, 90 डेज तक के लिए जो ऋण देता है वो रेपो रेट पर देता है। ठीक है, और ये जो रेपो रेट, बैंक रेट और आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, एसएलआर, सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट, ये जो भी है ना ये शाख नियंत्रण के माध्यम है, बहुत बड़ा साधन है ये शाख नियंत्रण के। इसी के माध्यम से जो है आरबीआई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्तमान में बैंक रेट है, एट प्रेजेंट द बैंक रेट इज। ऑप्शन है 4%, बी है 6.75%। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6.75% जो है वर्तमान में है। वर्तमान में यानी मैं आपको बता दूं तो 23 जुलाई 2023 तक, और यही डेटा आपके एग्जाम में आने भी वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, वर्तमान में भारत की सीआरआर है, द प्रेजेंट सीआरआर इन इंडिया इज। फ्रेंड्स आपको बता दूं सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैश रिजर्व रेशियो। ए दिया हुआ है आपका 7%, बी दिया है 6%, सी दिया है 5% और डी दिया है 4.5%। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका 4.5%। यही जो है वर्तमान में है सीआरआर की दर 4.5%, और वर्तमान में यानी 23 जुलाई 2023 तक का डेटा मैं बता रहा हूं आपको। और फ्रेंड्स आपको बता दूं सीआरआर क्या होता है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, यानी ये वह दर होती है जितना प्रत्येक कमर्शियल बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है रिजर्व के रूप में, कैश रिजर्व के रूप में। ठीक है, और इन पैसों का यूज कभी भी लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक यूज नहीं कर सकती है, ना लोन देने के लिए ना इन्वेस्टमेंट के लिए। इतना कैश रिजर्व अपने पास बना के रखना पड़ता है, और इसके अलावा जो बचेगा उसी को केवल इन्वेस्ट कर सकती है या लोन पर किसी को दे सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। वर्तमान में भारत की एसएलआर है, एट प्रेजेंट द एसएलआर रेट ऑफ इंडिया इज। ए ऑप्शन आपका 14%, बी है 15% और सी है 18% और डी है 20%। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका 18%, और ये भी 23 जुलाई 2023 तक का ही डेटा है। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसका फुल फॉर्म होता है एसएलआर का वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, और ये एसएलआर जो होता है ना जमा का न्यूनतम प्रतिशत होता है जिसे एक वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक जो है को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। ठीक है, और यह मूल रूप से जो है आरक्षित आवश्यकता होती है, इतना जो है उनको बना के रखना है। ठीक है, और ये भी एक सोर्सेज है, माध्यम है जिसके माध्यम से आरबीआई क्या करती है, मनी कंट्रोल करती है, यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वर्तमान में रेपो रेट है, एट द प्रेजेंट रेपो रेट इज। ए ऑप्शन आपका 4%, बी है 6.75%, सी है 6.5% और डी है 6.25%। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका सी 6.5%। और फ्रेंड्स आपको बता दूं रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को अल्पकालीन ऋण जो है प्रदान करती है, और केवल 90 डेज के लिए ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट जस्ट रेपो रेट का उल्टा होता है। ठीक है, रेपो रेट में क्या करती है, कमर्शियल बैंकों को ऋण देती है आरबीआई, और रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं।
ठीक है, जिस पर आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंकों को ब्याज देती है। ये होता है रिवर्स रेपो रेट, जिस दर पे ब्याज देती है। ठीक है, तो वही बताना यहां पर कह रहा है कि वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट है, एट द प्रेजेंट वाज रिवर्स रेपो रेट इज। ए ऑप्शन है आपका 4%, बी है 3.5%, सी है 6% और डी है 6.5%। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका बी 3.5%। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ब्याज की दरों की श्रृंखला को कहते हैं, द सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है आपका ब्याज दर यानी रेट ऑफ रिटर्न, बी है आपका अवधि ब्याज दर यानी टर्म इंटरेस्ट रेट, और सी है ब्याज संरचना यानी इंटरेस्ट स्ट्रक्चर। तो सी वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इंटरेस्ट स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ इंटरेस्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय। ठीक है, ए ऑप्शन है मार्शल ने, बी है किन्स ने, और सी है बिक्सल ने, और डी है इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स, बी वाला ऑप्शन सही होगा, इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बॉन्ड के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली ब्याज दर कहलाती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है अल्प सूचना दर यानी शॉर्ट नोटिस रेट, बी है आपका कूपन दर यानी कूपन रेट, और सी है आपका संदर्भ दर यानी रेफरेंस रेट, और डी है आपका पीएलआर। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका कूपन रेट। ठीक है, बॉन्ड के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली ब्याज की दर को हम कूपन दर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, दीर्घकालीन ब्याज दर प्रत्याशित अल्पकालीन ब्याज दर द्वारा निर्धारित होती है, सह संबंधित है। द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इज कोरिलेटेड विद। ए ऑप्शन है आपका एक्सपेक्टेशन थ्योरी, बी है आपका तरलता पसंदगी सिद्धांत से, और सी है आपका विभक्त बाजार से, और डी है इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका ए प्रत्याशा सिद्धांत से यानी एक्सपेक्टेशन थ्योरी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। प्रतिभूतियों के प्रतिफलों और परिपक्वताओं के बीच संबंध की व्याख्या करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द यील्ड्स एंड मैच्योरिटीज ऑफ सिक्योरिटीज। ए ऑप्शन है आपका प्रतिफल वक्र यानी यील्ड कर्व, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यील्ड कर्व। क्वेश्चन नंबर 42 है, बॉन्ड की ऊंची कीमत होने पर ब्याज की दर, यानी जब बॉन्ड की कीमत ऊंची होती है तो ब्याज की दर क्या होती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज हाई। जब बॉन्ड की ऊंची कीमत होती है तो ब्याज की दर जो होती है इंक्रीज होती है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बढ़ जाएगी, विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 43 है, विनिमय बिलों की कटौती दर पर से सीलिंग हटाई गई है। द सीलिंग हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रेट ऑफ कट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1989 से, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मई 1989 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, ब्याज दर में से मुद्रास्फीति की दर घटाने से मालूम होती है। अगर हम ब्याज दर में से मुद्रास्फीति की दर अगर घटाते हैं तो क्या मालूम होता है। बाई सब्सट्रैक्टिंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इट इज नोन एज। तो ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है मौद्रिक ब्याज दर, बी दिया हुआ है वास्तविक ब्याज दर, सी दिया है शुद्ध ब्याज दर, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका बी वास्तविक ब्याज दर बोलते हैं, यानी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हम ब्याज दर में से इन्फ्लेशन घटा देते हैं, इन्फ्लेशन की दर जो है हम घटा देते हैं, मुद्रास्फीति की दर, तो हमें पता जो चलता है वो होता है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, मौद्रिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित ब्याज दर को कहते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है आपका प्रशासित ब्याज दर,
बी है आपका लचीली ब्याज दर और सी है संदर्भ ब्याज दर और डी है इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, प्रशासित ब्याज दर यानी एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारतवर्ष में प्रशासित ब्याज नीति के कारण थे। द रीजंस फॉर द इंटरेस्ट पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेड इन इंडिया वेयर। ये ऑप्शन दिया है बचतों को प्रोत्साहन यानी इंकरेजमेंट टू सेविंग्स। बी है आपका प्राथमिकता क्षेत्र को साख यानी क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। और सी है आपका मुद्रास्फीति का नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। और डी है उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी जो हैं प्रशासित ब्याज नीति के कारण थे। क्वेश्चन नंबर 47 है ब्याज दरों में भिन्नता के स्रोत हैं। द सोर्सेज ऑफ वेरिएशन इन इंटरेस्ट रेट्स आर। ए ऑप्शन आपका आर्थिक विकास का स्तर यानी द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बी है व्यवसाय की प्रवृत्ति यानी वोकेशनल एटीट्यूड। और सी है समयावधि में अंतर यानी डिफरेंस इन टाइम पीरियड। और डी है उपरोक्त सभी। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स डी ही सही होगा। ठीक है, ये सभी जो हैं ब्याज दरों में भिन्नता के सोर्सेज हैं, स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये ऑप्शन आपका दिया भारत में 1985 तक प्रशासित ब्याज दरों का प्रभुत्व था। बी दिया हुआ चक्रवर्ती समिति का मत था कि प्रशासित ब्याज बहुत जटिल हो गई है। सी ऑप्शन है विनियोग के प्रोत्साहन में लाभ की प्रत्याशाओं से अधिक निम्न ब्याज दर का प्रभाव पड़ता है। डी ऑप्शन है सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि से वास्तविक ब्याज दर कम हो जाती है। यहां पर पूछा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहां पर जो गलत है ना फ्रेंड्स वो है आपका सी वाला। ठीक है, सी वाला ये ऑप्शन जो है गलत है, तो यही सही माना जाएगा। गलत वाला पूछा इसलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ठीक है, एमपीसी का फुल फॉर्म होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ए ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2, बी दिया हुआ 4, सी दिया हुआ 5 और डी दिया हुआ 6। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, सही ऑप्शन वो होगा आपका डी 6। मौद्रिक नीति समिति में सदस्यों की जो संख्या होती है ना वो 6 होती है। इसमें से 3 जो होते हैं ना, 3 जो होते हैं ये सदस्य आरबीआई से होते हैं। ठीक है, आरबीआई से। ठीक है, आरबीआई द्वारा नामित। और बाकी के जो 3 होते हैं ना ये होते हैं केंद्र सरकार द्वारा नामित। बाकी के 3 सदस्य होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सीजी द्वारा नामित होते हैं। टोटल हो गए कितने? 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी का गठन कब हुआ था? When was the monetary policy committee formed? ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3 अक्टूबर 2016। ठीक है, और बी दिया हुआ है 27 जून 2016। यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी वाला 27 जून 2016 को जो है मौद्रिक नीति समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 है मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक आयोजित की गई थी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वाज हेल्ड इन। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3 अक्टूबर 2016 और यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 3 अक्टूबर 2016। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी का गठन किसने किया था? हु कॉन्स्टिट्यूटेड द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ए ऑप्शन है राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। बी है रिजर्व बैंक। सी है केंद्र सरकार और डी है स्टेट बैंक। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने गठन किया था 2016 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होता है?
हु इज द चेयरमैन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी है आपका रिजर्व बैंक के गवर्नर, और यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर जो होते हैं वही होते हैं अध्यक्ष मौद्रिक नीति समिति के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। मौद्रिक नीति समिति के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ए ऑप्शन है आपका राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, बी है रिजर्व बैंक, और सी है केंद्र सरकार, डी है स्टेट बैंक। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, केंद्र सरकार नियुक्त करता है। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 55 है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड। थोड़ा सा मिस्टेक है, लिखा गया है, तो आपको यही बताना है कि रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये बताना है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 1 जनवरी 1949, और बी दिया हुआ है 1 अप्रैल 1935, और सी दिया हुआ है 1 अप्रैल 1949, और डी दिया हुआ है 1 अप्रैल 1934। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, 1 जनवरी 1949 को जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है आरबीआई द्वारा सीआरआर की न्यूनतम सीमा क्या निर्धारित की जा सकती है? यानी व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ सीआरआर दैट कैन बी सेट बाय द आरबीआई। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं सीआरआर का कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम रेट जो है आरबीआई द्वारा निर्धारित नहीं किया गया, तो यहां पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, वो जो चाहे वो निर्धारित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है अन्य सभी बैंकों का चालू खाता कहां रखा जाता है? वेयर इज द करेंट अकाउंट ऑफ ऑल अदर बैंक्स आर मेंटेन्ड। ए ऑप्शन है आपका वित्त मंत्रालय, बी है भारतीय रिजर्व बैंक, सी है भारतीय स्टेट बैंक, और डी है विश्व बैंक। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सभी बैंक अपना चालू खाता किसके पास रखते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, वो बैंकों का बैंक होता है रिजर्व बैंक। आपका क्वेश्चन नंबर 58 है इनमें से कौन सी सुविधा आरबीआई द्वारा बैंकों को अंतर बैंक लेन देन के लिए दी जाती है? विच ऑफ दिस फैसिलिटीज इज गिवन बाय आरबीआई टू द बैंक्स फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है आरटीजीएस, और यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और फ्रेंड्स आपको बता दूं ये फंड को ट्रांसफर करने का ना टूल्स है, मैंने फंड को इसी के माध्यम से आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं ग्राहक। ठीक है, और आप सुने होंगे निफ्ट, निफ्ट के माध्यम से भी ट्रांसफर करते हैं। निफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, तो निफ्ट और आरटीजीएस में अंतर क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं आरटीजीएस में ना 2 लाख या 2 लाख से अधिक का अमाउंट जो है ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, 2 लाख या 2 लाख से अधिक का फंड जो होता है वो ट्रांसफर आरटीजीएस से किया जाता है, और ये तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और जबकि निफ्ट जो है ना, निफ्ट इसका कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ठीक है, कितना भी पैसा ट्रांसफर हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है 2 घंटे ऑलमोस्ट लगता है। ठीक है, ट्रांसफर होने में निफ्ट के माध्यम से। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, आरटीजीएस। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन को किस नाम से भी जाना जाता था? द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस वाज आल्सो नोन एज। ए ऑप्शन है हेल्टन यंग कमीशन, और यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हेल्टन यंग कमीशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन आज का। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रारंभिक शेयर पूंजी क्या थी? यानी व्हाट वाज द इनिशियल शेयर कैपिटल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है 5 करोड़, और यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 5 करोड़ तक। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।